Hello, good morning everyone. Today we are here with the Hindu analysis of 21st January 2022. So our first topic is Havana syndrome, which is in news. Havana syndrome. Why is it in news? Because recently CIA is what? Central Intelligence Agency of USA has recently concluded that Havana syndrome is not a targeted attack or targeted global campaign by any foreign power. बाय एनी फॉरेन पावर CIA ने अभी ये बोला है कि उन्हें पहले लग रहा था ये जो हवाना सिंड्रोम उनके ऑफिशियल्स में देखने को मिल रहा है ये कंट्रीज के डेलिबरेट किसी कंट्री का एफर्ट है इस चीज़ को फैलाने के लिए, लेकिन अभी उनकी जो रीसेंट फाइंडिंग है इट इज सेइंग दैट इट इज नॉट अ रीसेंट डेलिबरेट एफर्ट बाय एनी कंट्री. What is Havana syndrome? So that's why Havana syndrome becomes important. You need to know what is it. It is basically a set of medical symptoms with unknown causes. Basically Havana syndrome के साथ प्रॉब्लम क्या है कि Havana syndrome जो है इसमें वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक्स है ना, ये सब यूएस के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरी कंट्री से काम करके आए हैं, पर्टिकुलरली यूएस और कनाडा से, उनमें ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन इन सिम्टम्स के कॉजेज पता नहीं लग रहे थे. दीज वर unexplained symptoms. So they were suspicious about a country having deliberately released such kind of virus or anything which has leading to these kind of symptoms. But recently conclusion निकला है कि नहीं, ऐसा कोई भी country जान करके नहीं कर रही है. So Havana syndrome is a set of medical symptoms with unknown causes which were being experienced by US government officials, Canadian officials and military personnel. अब इसका नाम हवाना क्यों रखा है? Why the term हवाना? Because first जो ऐसे symptoms देखने को मिले थे, they were this was the first reported in 2016 by USS Embassy staff in Havana. हवाना जगह में मिले थे. हवाना इज वेयर? हवाना इज इन क्यूबा. क्यूबा जो कंट्री है वहाँ पर हवाना है, वहाँ पर पहला ऐसा सिम्टम मिला था. दैट्स वाई द नेम हवाना सिंड्रोम. सो सिम्टम्स रेंज्ड फ्रॉम रिंगिंग इन ईयर्स, कान बजना जिसको बोलते हैं वो है, वॉमिटिंग, नोजिया, ऑल दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स वर देयर. Cognitive difficulties, they were also unable to comprehend something, they had cognitive disabilities, right? So these were Havana syndrome. और क्योंकि इसका कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था तो दैट्स वाई इट वाज अ कॉज ऑफ वरी फॉर देम कि क्या कोई कंट्री ऐसा डेलिबरेटली कर रही है उनके ऑफिशियल्स को अफेक्ट करने के लिए जो दूसरी कंट्रीज में इनके ऑफिशियल्स काम कर रहे थे. दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़. So that was Havana syndrome. Another kind of syndrome which is in news is Kessler syndrome. It is related to science and technology. What is Kessler syndrome? Why is it in news? First let us see why is it in news. News में इसलिए है क्योंकि एक चाइनीज सैटेलाइट है, चाइनीज सैटेलाइट जिसका नाम था शिंगुआ, ये रशियन स्पेसक्राफ्ट डेब्रिस से टकराने वाली थी. डेब्रिस क्या होता है? लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ समथिंग. जब कोई किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसका जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है दैट इज डेब्रिस. स्पेस में क्या है, जैसे रशिया ने रिसेंटली एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल टेस्ट किए थे, जो पुरानी सैटेलाइट्स हो जाती हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करना होता है तो कंट्रीज एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं. इंडिया ने भी बनाया था जिसको शक्ति, मिशन शक्ति बोलते हैं. तो इन सैटेलाइट से क्या है, सैटेलाइट तो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन वो जो डेब्रिस, जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स होते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास घूमते रहते हैं. अब उस एक डेब्रिस से इट क्रिएट्स मोर डेब्रिस. कैसे? जो डेब्रिस वहाँ पर रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में, जो डेब्रिस अवेलेबल है, जो लेफ्ट ओवर है, वो किसी अगर सैटेलाइट से टकराता है, जैसे चाइना की ये जो सैटेलाइट थी शिंगुआ सैटेलाइट, ये उससे टकराने वाली थी. अगर ये टकरा जाती तो इट वुड ऑल्सो हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डेब्रिस. ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती और डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाती. तो एक डेब्रिस दूसरे डेब्रिस को क्रिएट कर रहा है. सो ऐसे स्पेस में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा और हमारे जो स्पेस मिशंस हैं, स्पेस क्राफ्ट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस, उनका सर्वाइवल वुड बी इन थ्रेट. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज Kessler syndrome. Kessler syndrome. It is in news because of Chinese satellite Xinhua was about to get hit by a debris created by Russian anti-satellite missile test. So it is a phenomena in which junk amount in Earth orbit, जो junk बचा हुआ है सैटेलाइट्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद, increases so much that it creates huge amount of space debris. उससे space debris और बढ़ती है
which causes problems. Now why is it a problematic thing? क्योंकि अगर डेब्रिस इतनी होगी तो हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं उसमें इतना पैसा लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सालों की मेहनत के बाद कोई सैटेलाइट हम लॉन्च कर पाते हैं, दैट वुड गो इन वेन. अगर वो किसी डेब्रिस से टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो एफर्ट पूरा वेन, खाली चला जाएगा. सो प्रॉब्लम किसके लिए होगी? सैटेलाइट्स के लिए. जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वहाँ प्रॉब्लम होगी, हमारे स्पेस मिशंस वुड बी अफेक्टेड. So that is the thing which is in news. Another important news item is BrahMos aerospace. Recently we have also discussed in our previous analysis कि BrahMos मिसाइल हमेशा अभी न्यूज़ में है. क्यों? क्योंकि BrahMos मिसाइल की नई रेंजेस टेस्ट कर रही है इंडिया और रशिया का कोलेबोरेशन है. BrahMos इज क्रूज मिसाइल. क्रूज मिसाइल है. क्रूज मिसाइल कैसी होती है? जिनका पाथ स्ट्रेट होता है. क्रूज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उनके जाने का जो पाथ होता है वो ऐसा होता है, स्ट्रेट. और ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसी होती हैं? ऐसे जाती हैं बैलिस्टिक. तो ये बैलिस्टिक है और ये क्रूज है. तो ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सुपरसोनिक मीन साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा इनकी स्पीड है, सुपरसोनिक. सो ब्रह्मोस अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2016 में जब इंडिया MTCR का मेंबर बना था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसका मेंबर बनने की वजह से इंडिया को एक फ़ायदा हुआ कि इंडिया अब ब्रह्मोस की जो स्पीड है, जो रेंज है, उसको इंक्रीज़ कर सकता है. पहले इट वॉज अराउंड 290 किलोमीटर्स, लेकिन अब वो 600 किलोमीटर्स तक इंक्रीज़ की जा सकती है आफ्टर बीइंग मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ MTCR इन 2016 और ये परमिशन इसलिए दी गई क्योंकि नाउ इट वुड बी रेगुलेटेड. और MTCR क्या है? MTCR बेसिकली एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को, स्प्रेड को लिमिट में रखना चाहता है, रेगुलेटेड रखना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है. दैट इज MTCR. तो अभी ब्रह्मोस न्यूज़ में है, आए दिन ब्रह्मोस पे न्यूज़ आती है क्योंकि इसकी नई रेंज टेस्ट हो रही है, इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. सो दिस टर्म ब्रह्मोस एरोस्पेस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है? ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है. ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया. तो इंडिया से DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड रशिया का जो काउंटर पार्ट है, सेम काउंटर पार्ट ऑफ रशिया, इन दोनों ने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एस्टैब्लिश की है विच इज कॉल्ड एज ब्रह्मोस एरोस्पेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स. ओके, सो दैट इज ब्रह्मोस एरोस्पेस. It is a joint venture between DRDO and Russian counterpart to produce, market, develop BrahMos missile. That is BrahMos Aerospace. Another news is environmental clearance से related है. Environmental clearance से related. Environmental clearance क्या होती है? कोई भी प्रोजेक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कोई इंडस्ट्री जब इस्टेब्लिश करनी होती है तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती है कि एनवायरमेंट को ये ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा. उसका एक असेसमेंट होता है इन एनवायरमेंट विच इज़ नोन एज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत सारी उसमें स्टेजेस होती हैं. उसमें प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है, जैसे क्लास A प्रोजेक्ट्स, क्लास B प्रोजेक्ट्स. सबसे ऊपर जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे? विच आर मोर पोल्यूटिंग इन नेचर, राइट. तो इनका असेसमेंट होता है, इनको परमिशंस दी जाती है, उसके बाद दे गेट लाइसेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. सो दिस थिंग इज न्यूज, is in news and it is very important from environment point of view. Why is it in news? Because the union government has proposed to rank and incentivize the states on how quickly they give environmental clearances. यूनियन गवर्नमेंट ने क्या एक नया तरीका निकाला है. जनरली क्या होता है इंडिया में, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में टाइम लग जाता है, बहुत प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो जाते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस. लेकिन वन रीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो डिले होता रहता है ना, उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, काम नहीं हो पाता. तो इस डिले को कम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद एन आइडिया. इट इज सेइंग दैट इट वुड रैंक स्टेट्स को रैंक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मिनिमम टाइम दे आर एलोकेटिंग इन प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल लाइसेंसेस. कितने कम टाइम में प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल लाइसेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे आर एबल टू गिव. So union government has proposed to rank and incentivize the states for that purpose. That's why it is in news. And states would be ranked on approximate 7 indicators which are under 3 broad categories of transparency, efficiency and accountability. So there are basically 7 indicators on which union government is going to rank these states
but 3 broad categories are there, which are ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज के बेसिस पे स्टेट्स को रैंक करेंगे। जब हम किसी चीज़ को रैंक करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलता है अच्छा परफॉर्मेंस करने का। कंपटीशन से हमेशा एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो स्टेट्स वुड ट्राई कि उनकी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में डिले होती थी वो कम हो जाए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। एंड इसमें 2 चीज़ें की जाएगी। 2 मार्क्स मतलब 7 पैरामीटर्स हैं, 7 पैरामीटर्स हैं, तो 7 की स्केल रखी जाएगी। रैंकिंग की स्केल कितनी होगी? ऑन दी स्केल ऑफ 7, 2 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ग्रांटिंग क्लियरेंस इन लेस देन 80 डेज। जो स्टेट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 80 डेज से कम में दे पा रहे हैं, दे वुड बी मार्क्ड एज 2, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। अनदर थिंग इज जो 105 डेज के अंदर विद इन 105 डेज एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे पा रहे हैं, उनको 1 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर 1 मार्क कम दिया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है। दैट इज़ व्हाट देयर एम इज़, जितना कम टाइम में आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो नहीं, प्रोजेक्ट को एनालाइज नहीं करो, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी, एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। This has to be remembered, okay? They do not want states to compromise on efficiency, but to increase their pace of granting environmental clearances. And if they are taking more than 105 days for giving environmental clearance or license, तो उसके लिए कोई marks नहीं मिलेगा. There would be no mark for more days. 2 mark to grant license within 80 days, 1 mark to grant license within 105 days, and if the limit exceeds 105 days, then they would get no mark. So that is a good incentive by union government, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे stalled projects हैं. Now this news is very important because we all are preparing for this service only. And recently union government ने कुछ amendments propose किए हैं IS cadre rules में. This would be in news every day. इस पे रोज editorials आएंगे, opinions आएंगे. So ये हमको समझना ज़रूरी है. You can expect a question on this in prelims and mains this year only. This is very important क्योंकि हमारी ही सर्विस जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी की न्यूज़ है. So इसको समझना is very important. बेसिकली न्यूज़ क्या है कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो कार्डर एलोकेट होते हैं, कार्डर मतलब जो स्टेट जहाँ पे ऑफिसर काम करेंगे और जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वो जो कार्डर एलोकेशन होता है उसके कुछ रूल्स हैं, है ना. उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट करना चाहती है, क्यों करना चाहती है और उन चेंजेस को अगर अपोज किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, वो सारे ओपिनियंस अभी हम इसमें देखेंगे. सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस क्या है. ऑल इंडिया सर्विस 3 है इंडिया में, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पब्लिक सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं. इसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज, अलाइड सर्विसेज होती हैं. ऑलराइट, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं यानी IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स जो रिक्रूट होते हैं, दे आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड बाय सेंटर. उनको रिक्रूट और अपॉइंट कौन करता है? सेंटर. UPSC करता है. UPSC इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, under the President of India. So recruited and appointed by center and then allocated to the states. UPSC अपॉइंट करके उनको एलोकेट कहाँ करता है? स्टेट्स में एलोकेट करता है, राइट. सबको अलग अलग स्टेट का कार्डर अलॉटमेंट दिया जाता है. जैसे आपने मॉक इंटरव्यूज में देखा होगा कि जो प्रेफरेंसेस फिल करते हैं इंटरव्यू में, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है आपने राजस्थान को फर्स्ट क्यों रखा, MP को सेकंड क्यों रखा. वो क्या है? कार्डर प्रेफरेंस है कि आप कौन से स्टेट में काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं. सो दिस इज द सिस्टम हाउ दे आर रिक्रूटेड एंड अलॉटेड दी स्टेट्स, राइट. पहले प्रोसेस क्या थी? पहले प्रोसेस ये थी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं यानी तीनों सर्विसेज के, सिर्फ IAS ही नहीं, IAS, IPS एंड IFS. FS इज नॉट फॉरेन सर्विस, FS इज फॉरेस्ट सर्विस, राइट. तो ऑल इंडिया सर्विस के जो तीनों सर्विसेज के मेंबर्स हैं उनको कार्डर अलॉटमेंट कैसे दिया जाता था, अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है उससे पहले वो देखते हैं. See, AIS officers are made available for central deputation through consultative process. पहले जो प्रोसेस थी वो कंसल्टेटिव थी, डेमोक्रेटिक थी नेचर में. कैसे? वो ऐसे होती थी कि स्टेट एक ऑफिसर्स की लिस्ट बनाता था और ऑफिसर्स की विल होती थी वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते. उन पे कोई डिसीजन इम्पोज नहीं किया जाता था. ऑफिसर से पूछा जाता था इफ़ दे आर विलिंग टू बी डेप्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका नाम उस लिस्ट में होता था और उस लिस्ट में से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती थी कि कौन कौन से ऑफिसर्स को
डेप्यूटेशन देना है. सो दैट वाज द अर्लियर प्रोसेस. इट वाज कंसल्टेटिव इन नेचर. कंसल्टेशन हो रहा है सबसे, जिन ऑफिसर्स का आपको डेप्यूटेशन करना है. ओके, इतने हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, यू कैन नॉट इम्पोज ऑन देम कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, उनकी भी विल पूछी जाती थी. सो दैट वाज कंसल्टेटिव इन नेचर. बट नो ऑफिसर वाज सेंट विदाउट हिज और हर विल. उनकी इच्छा के बिना नहीं भेजा जाता था. दिस वाज अर्लियर प्रोसेस. एवरी ईयर स्टेट्स वुड प्रिपेयर एन ऑफर लिस्ट. ऑफर लिस्ट बनाई जाती थी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा. ऑफर लिस्ट क्या है? जिसमें जिन ऑफिसर्स ने सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑप्ट किया है. सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑप्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मिनिस्ट्रीज होती है, उनमें भी ऑफिसर्स चाहिए, और आईएएस ऑफिसर्स ही सेक्रेटरीज भी बनते हैं, राइट. तो उनमें ऑफिसर्स की कमी ना हो, इसलिए स्टेट में भी सेंट्रल ने ही भेजे हैं ना ऑफिसर्स. उनको रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन कार्डर एलोकेशन कहाँ होता है? अलग अलग स्टेट्स का. तो जिन ऑफिसर्स ने चूज किया था कि हमको सेंट्रल डेप्यूटेशन चाहिए, उनकी एक ऑफर लिस्ट बनाई जाती है. कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. और फिर सेंटर वुड चूज अमंग देम. उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेगी कि कौन कौन से ऑफिसर्स की हमको अभी जरूरत है. दैट वाज द अर्लियर प्रोसेस. It was consultative in nature. Remember this. It was consultative in nature. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन मेंस दिस ईयर, राइट. न्यू अमेंडमेंट जो प्रपोज किए गए हैं, अभी ड्राफ्ट है, हुआ नहीं है, ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड है. तो अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज किए गए हैं? प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू रूल 6 क्लॉज 1. और ये किस में अमेंड किया जाएगा? रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ आईएएस कार्डर रूल्स 1954. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में दिया जा सकता है कि द रिसेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू आईएएस कार्डर अलॉटमेंट इज रिलेटेड टू, कुछ भी नाम दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए. बट इफ यू नो कि जो अमेंडमेंट है वो रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ आईएएस कार्डर रूल्स 1954 में होना है, तो आप उसको गलत नहीं करोगे. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ऑन विच स्टेट्स व्यूज आर सॉट बिफोर Jan 25, 2022. लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट कह रही कि नहीं हम तो डायरेक्ट ही कर देंगे. स्टेट गवर्नमेंट से भी व्यूज मांगे हैं. उनको 25 जनवरी तक का टाइम दिया है कि तब तक आप इस पे अपने व्यूज दो. अब अमेंडमेंट्स में क्या क्या प्रपोज किया गया है कि हम क्या चेंज करना चाहते हैं, वो हम देखते हैं. चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं, राइट. सी, पहला चेंज उसमें ये बोला गया कि इट वुड बी मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, पर्टिकुलरली आईएएस ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन एवरी ईयर. पहले अर्लियर प्रोसेस हमने देखी. अर्लियर प्रोसेस में क्या था? इट वाज कंसल्टेटिव इन नेचर. कंसल्टेटिव था, राइट. उनसे पूछा जाता था, स्टेट एक ऑफर लिस्ट बनाती थी. अब इन्होंने क्या किया? मैंडेटरी कर दिया. मैंडेटरी क्यों कर दिया? क्योंकि अब इन सब के पीछे पहले हम रीजन समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है. आउट ऑफ नोवेयर तो कर नहीं रही होगी, इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि स्टेट को हर साल ऑफिसर्स भेजने होते हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन पे. लेकिन 2014 से 2021 के बीच में वो जो ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं उनका परसेंटेज बहुत कम हो चुका है, बहुत कम. और इतना कम हो गया है कि सेंट्रल जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें ऑफिसर्स की जहाँ ज़रूरत है वहाँ वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं. तो यूनियन गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? आखिरकार इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को चला कौन रहा है? ब्यूरोक्रेट्स, राइट. पॉलिसी कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं. दे आर दी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. सो अभी क्या बोला गया है कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर साल आपको, चाहे वो ऑफिसर्स आना चाहें ना आना चाहें, आपको क्या करना है? हर साल सेंट्रल डेप्यूटेशन पे अपने ऑफिसर्स को कुछ नंबर, कुछ सर्टेन प्रपोर्शन उनका आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसीज क्रिएट हो रही है ना. अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि ऑफिसर्स की कमी क्यों हो रही है, आखिर क्यों नहीं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स भेज रही हैं, और खुद ऑफिसर्स क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये रीज़न जानना इंपॉर्टेंट है. देखो, होता क्या है कि जब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर डेप्यूटेशन दिया जाता है तो क्या रैंक मिलती है आईएएस ऑफिसर्स को? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट. दे आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो इतनी हाई रैंक से जब वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जाते हैं तो कई बार दे हैव टू फेस टॉप टू बॉटम अप्रोच. मतलब वहाँ पर उनका जो डेप्यूटेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है इक्विवेलेंट रैंक की पोस्ट पे हो, उससे नीचे वाली पोस्ट भी उनको अलॉट की जाती है. तो ये चीज़ कई बार ना एक्सेप्टेबल नहीं होती ऑफिसर्स को. इस वजह से दे आर नॉट विलिंग टू गो ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन. ये रीज़न है. और फिर वो जाना नहीं चाहते तो अपना नाम नहीं देते स्टेट की ऑफर लिस्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट उनको भेज नहीं सकती, क्योंकि पहले तो एक कंसल्टेटिव था, मैंडेटरी नहीं था. लेकिन अब क्या कर दिया गया है? मैंडेटरी कर दिया गया है.
that state government to provide a certain fixed number of IAS officers for central deputation every year, right? This has been made mandatory, and in case of disagreement, now this provision is debatable. ये जो provision है ना, इस पे conflict आ रहे हैं, states के जो views हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने ये करके ना हमारी पार छीन ली, ठीक है? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम इसमें ये भी अमेंडमेंट करेंगे कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई ऑफिसर नहीं आना चाह रहा या स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजना चाह रही है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजना चाह रही सेंट्रल डेप्यूटेशन पे, तो उस केस में डिसएग्रीमेंट के केस में किसका व्यू फाइनली एक्सेप्टेबल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सो दैट इज व्हाट इज डिबेटेबल, राइट? इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर्स डिसीजन वुड प्रिवेल. किसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा? सेंटर्स डिसीजन वुड प्रिवेल. Also, in a specific situation, center may require state governments to provide such officers. एक और उसमें amendment का नया जो clause है वो ये add किया जाएगा, which is mentioned in the draft, कि अगर किसी specific situation में कुछ ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल डेपुटेशन पे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बुला सकती है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ फिर ना आनाकानी नहीं करेंगी. सो इन स्पेसिफिक सिचुएशन, अब ये स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है? नो वन हैज़ डिफाइंड इट. वो कुछ भी हो सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बुला सकती है, राइट? स्पेसिफिक सिचुएशन में सेंटर में रिक्वायर स्टेट गवर्नमेंट्स to provide such officers for central deputation. So this is the issue which is going on. अब इसके क्या impact हो सकते हैं? इसका analysis, critical analysis क्या है? ये क्यों चीज़ इतनी debatable हो गई है? क्या इसके negative और positive aspects निकल के आ रहे हैं? The first thing is severe consequences on security or tenure or independence of and morale of officers. First impact is on security ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिसर्स. इससे ऑफिसर्स का टेन्योर अफेक्ट होगा. क्यों होगा? बिकॉज दे वुड नाउ बी अफ्रेड ऑफ बीइंग सेंट्रली डेप्यूटेड. दे वुड नाउ बी अफ्रेड ऑफ बीइंग सेंट्रली डेप्यूटेड. ऑफिस में चल जाओ खुशी, ऑफिस में. सो फर्स्ट इम्पैक्ट इज सीवियर कॉन्सिक्वेंसीज ऑन सिक्योरिटी और टेन्योर ऑफ दी ऑफिसर्स. उनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है ना, कभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना है. सो दैट वुड बी इम्पैक्टेड. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज उनकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है. वो जहाँ काम करना चाह रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी हो जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डेप्यूट कर सकती है, और इफ दे आर विलिंग और नॉट दे हैव टू गो ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन. सो दैट इज डिबेटेबल. एंड मोरल ऑफ ऑफिसर्स, मोरल भी क्वेश्चन हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी शो कर रहे हैं लेकिन सेंट्रल डेपुटेशन पे जा रहे हैं, उनको कम रैंक पे काम करने को मिल रहा है, तो इट कुड लीड टू लेसर एफिशिएंसी एज वेल, राइट? अनदर थिंग इज स्टेट्स में रिड्यूस नंबर ऑफ IAS कैडर वैकेंसीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स बिकॉज ऑफ सस्पिशन ऑफ देम बीइंग सेंट्रली डेप्यूटेड. एक और ओपिनियन जो इसका निकल के आ रहा है, एक और क्रिटिकल एनालिसिस जो निकल के आ रहा है वो क्या है कि स्टेट्स में रिड्यूस नंबर ऑफ IAS कैडर पोस्ट. स्टेट में जो IAS कैडर की पोस्ट है उनका नंबर अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिड्यूस कर दिया. अब रिड्यूस क्यों करेंगे? क्योंकि जब उनको पता है कि जो सेंट्रल से सेलेक्ट होकर रिक्रूट होकर ऑफिसर्स हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, उनको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन के लिए बुला सकती है. तो जब वो वहाँ चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, राइट? वी विल बी लेफ्ट विथ लेसर नंबर ऑफ ऑफिसर्स. तो उस कैडर की जो पोस्ट है वो क्या कर देगी स्टेट गवर्नमेंट? कम कर देगी. सो दैट इज ऑल्सो अ सस्पिशन कि ऐसा भी हो सकता है अगर ये अमेंडमेंट्स हुए तो, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी सेंट्रल डेप्यूटेशन पे भेजा जा सकता है ऑफिसर्स को, राइट? अनदर थिंग इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा है इससे. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इक्वल स्टेक. दैट इज व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज. सो दैट वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड. एंड देयर इज वन फेमस केस रिगार्डिंग इट, SR बोम्मई केस 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ सेंटर. दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग. जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सपोर्ट में कुछ लिखो या स्टेट्स की जो पोजीशन है इंडिया में उसके बारे में कुछ लिखो, तो यू कैन ऑलवेज साइट दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इन विच केस? इन SR बोम्मई केस 1994. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट्स की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसमें स्टेट्स को यूनियन के नीचे नहीं रखा गया है. दे आर ऑन इक्वल प्लेस
हाँ बस वो क्या है, अलग अलग यूनिट्स हैं हमारी कंट्री की, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमने यूनिट्स बनाई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेट्स को एजेंट बना दो यूनियन गवर्नमेंट का, दे आर नॉट एजेंट्स, दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। सो एसआर बुम्बई केस ये कहता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग रेगुलरली इन एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि अभी अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, स्टेट्स के नए नए ओपिनियंस आएंगे, तो ये डिस्कशन चलता रहेगा। तो आपको समझना क्या है कि पहले ये कंसल्टेटिव प्रोसेस होती थी, लेकिन अब इसको मैंडेटरी करने की तरफ गवर्नमेंट जो है वो बढ़ रही है। और इसका रीज़न क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सेंट्रल डेपुटेशन पे जिन ऑफिसर्स की ज़रूरत है वो वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा परसेंटेज रिड्यूस हो गया है स्टेट से, वो ऑफिसर्स नहीं मिल पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ डिपार्टमेंट्स में कौन काम करेगा, मिनिस्ट्रीज में, राइट। सो दैट्स वाई दे आर प्रपोजिंग दीज अमेंडमेंट्स। लेकिन ऑफिसर्स के पार्ट ऑफ व्यू से क्या होगा, अगर वो चाहते हैं काम करना और नहीं भी चाहते तो भी उनको जाना पड़ेगा। ऑफिसर्स जनरली क्यों नहीं चाहते, क्योंकि उनको कई बार लोअर रैंक पे वहाँ पर काम करना पड़ता है सेंट्रल डेपुटेशन पे, जिस रैंक पे वो स्टेट के डेपुटेशन पे थे उससे लोअर रैंक पे भी काम करना पड़ जाता है सेंट्रल डेपुटेशन में। सो दैट्स वाई समटाइम्स दे आर अनविलिंग टू गो ऑन सेंट्रल डेपुटेशन। सो दिस इज अ डिबेट, ये चलती रहेगी, रोज एनालिसिस आएंगे, नए व्यूज निकल के आएंगे, हम सारे नए नए व्यूज को कवर करेंगे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आपको मेंस में इस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना है इफ दे आस्क, और प्रीलिम्स में भी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। सो आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आईएस कार्डर रूल्स, देन हवाना सिंड्रोम, कैसलर सिंड्रोम, environment license, environment impact assessment, all these were important for today. That is it for today's Hindu analysis. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.